जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बादशाह कुर्तूज घोड़े से गिरकर जख्मी हो चुका था। एक शाख तोड़कर वो बतौर लाठी के उसे इस्तेमाल कर रहा था। जंगल घुना होने की वजह से उसे सही सिमत का अंदाजा नहीं हो रहा था और अजीब अजीब से खदशात उसके दिल में जन्म ले रहे थे। वो सोच रहा था कि मालूम नहीं वो अब जिंदा इस जंगल से निकल भी पाएगा या नहीं। उसके साथ आने वाले मुहाफिज भी उसे ढूंढ ढूंढ कर वापस जा चुके थे। कल सुबह ही की तो बात थी जब वो बड़े सुकून और आराम से अपने महल में तख्त पर बैठा था। उस वक्त वो लोगों के मसाइल सुना करता था। आज कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि कोई भी सवाली उसके दरवाजे पर हाजिर नहीं हुआ था। कुर्तूस का ख्याल था कि शायद आज कोई भी सवाली नहीं आएगा कि इतने में उसके महल के बाहर लगी घंटी बजने लगी। ये इस बात का ऐलान था कि सवाली आ गया है। कुर्तूस ने अपने दरबारी को इशारा किया। दरबारी ने थोड़ा सा सर झुकाया और ऐलान किया, फरियादी हाजिर हो। जरा ही देर में एक उधेड़ उम्र मफलूकुल हाल शख्स दरबार में दाखिल हुआ और बड़े मऊदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। मसला बयान करो, बादशाह कुर्तूस ने रौबदार आवाज में कहा। आलीजा, मैं एक मुसाफिर हूँ। एक काफिले के साथ आपके शहर में आया था। यहाँ आकर मेरी कीमती अशरफियों की थैली कहीं गिर गई। मैंने हर चंद तलाश की मगर नाकाम रहा। इसी तरह नाकाम और नामुराद फिरते मुझे 4 दिन गुजर गए हैं। मैं अपनी बीवी से कहकर आया था कि 7 दिन बाद वापस आ जाऊंगा और मेरे शहर का यहाँ से फासला 2 दिन की मसाफत पर है। हुजूर वाला, अगर मैं कल तक यहाँ से रवाना ना हुआ तो वक्त पर नहीं पहुँच पाऊंगा और मेरी बीवी परेशान होगी। कोई काफिले वाला मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी वापसी का बंदोबस्त किया जाए और मेरी थैली की तलाश का हुक्म जारी फरमाया जाए। कुर्तौस बादशाह ने कुछ देर मामले पर गौर किया और फिर हुक्म जारी कर दिया, फरियादी की थैली तलाश की जाए और जब तक ये थैली नहीं मिल जाती साइल के लिए बतौर मेहमान रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया जाए। दिल, लेकिन हुजूर, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे बच्चे मेरी रात तक रहे होंगे। अगर मैं ना पहुंचा तो वो लोग बहुत परेशान होंगे। हुक्म की तकमील हो। बादशाह ने ये कहकर बहस का रास्ता बंद कर दिया। साइल का चेहरा लटक गया और वो बड़बड़ाया, लगता है हुजूर किसी के बिछड़ने की तकलीफ को नहीं जानते। बादशाह ने ये अल्फाज सुने और महफिल बर्खास्त कर दी। इस वाक़े के दूसरे रोज ही बादशाह ने शिकार का इरादा किया और अपने चंद मुहाफिजों के साथ तेज रफ्तार घोड़ों पर जंगल में आ गया। अल्लाह का करना ये हुआ कि जंगल में पहुंचते ही आंधी चलना शुरू हो गई और आंधी ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। आसमान घटाटोप बादलों से ढक गया। इस सूरत हाल से घोड़े पर बादशाह कुर्तौस अपने साथियों से बिछड़ गया। उसका घोड़ा पहले तो सरपट भागता रहा, फिर उसने झाड़ियों से बचने के लिए छलांग लगाई तो बादशाह उस पर से गिर पड़ा और उसके घुटने में चोट आ गई। अब उसमें इतनी सकत नहीं थी कि घोड़े को पकड़ पाता। घोड़ा उसकी नजरों से ओझल हो गया। काफी देर बाद तूफान में कमी आई और बादशाह ने उठने की कोशिश की तो उसे सख्त तकलीफ महसूस हुई। उसने करीबी दरख्त से एक शाख तोड़ी और उसके सहारे से इधर उधर फिरकर रास्ता तलाश करता रहा। यूं फिरते फिरते उसे सारा दिन गुजर गया। बिलाखिर उसे दूर आग जलती नजर आई और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता वहां पहुंच गया। उसने देखा वहां एक झोपड़ी थी और साथ ही एक छप्पर सा बना था। उसके नीचे गाय बंधी थी। बादशाह आवाज लगाई, कोई है? उसकी आवाज सुनकर झोपड़े से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जो बूढ़ा होने के बावजूद बहुत मजबूत आसाब का मालिक नजर आ रहा था। वो बोला, कौन है? बादशाह लौठी टीकता हुआ उसके करीब हो गया। भाई, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और जख्मी भी हूँ। आओ आओ अंदर आ जाओ। बूढ़े ने बादशाह का हाथ थाम लिया और अंदर ले गया। पहले उसने बादशाह को पानी पिलाया और फिर उसकी मरहम पट्टी कर दी। झोपड़े में एक बुढ़िया और उसका एक बेटा और बेटी भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद बूढ़े का बेटा उठा और गाय का दूध दोहने चला गया। दूध के बर्तन भर भर कर वो झोपड़ी में लाता रहा। घर के सब अफराद ने पेट भर कर दूध पिया और बादशाह को भी पिलाया। फिर भी दूध वाफर मिकदार में बचा रहा। बादशाह ने ये सब देखकर दिल में सोचा, अब मैं वापस जाकर उस गाय पर टैक्स लगा दूंगा। ये तो बहुत सारा दूध देती है। सुबह उसी दूध से बुढ़िया ने खीर बनाई और प्यालों में जमा दी। वहाँ सारा दिन बादशाह झोपड़ी में बड़े आराम से रहा। आज फिर रात को हजब मामूल बूढ़े का बेटा उठा और सारे बर्तन लेकर दूध दो हाँ चला गया। मगर जरा ही देर में परेशान और उदास चेहरा लिए वापस आ गया और बोला, अम्मा, आज तो गाय ने बहुत थोड़ा दूध दिया है। ओहो, लगता है बादशाह रियाया के साथ गलत सुलूक करने का इरादा कर चुका है, बुढ़िया ने अफसुर्दा से लहजे में कहा। बादशाह ये सारी कार्रवाई देख रहा था। वो दिल ही दिल में बड़ा हैरान हुआ। उसने बदसलूकी की बजाय इंसाफ और हुस्ने सुलूक का फैसला कर लिया। आखिर तीसरा दिन शुरू हो गया। बादशाह को अब अपने बीवी बच्चे और महल बहुत याद आ रहे थे।
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کر واپس محل میں پہنچ جائے، مگر وہ سارا دن بھی اسے جھونپڑے میں گزارنا پڑا۔ اس رات کو جب لڑکا دودھ دہنے کے لیے گیا تو گائے نے خوب دودھ دیا۔ وہ خوشی سے بولا، اماں اماں، آج پھر سے گائے نے ڈھیر سارا دودھ دیا ہے۔ ہاں، لگتا ہے بادشاہ اپنے برے ارادے سے پھر گیا ہے، بڑھیا خوش ہو کر بولی۔ اس رات بادشاہ کے سپاہی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ پہنچے۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اس گھر کے مکینوں کو بھی ساتھ لے چلو۔ بیچارے بوڑھا بوڑھی اور دونوں بچے یہ جان کر بہت فکر مند ہوئے کہ ان کے جھونپڑے میں 3 دن رہنے والا کوئی اور بلکہ ان کا بادشاہ تھا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے ان گانے والوں کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور بڑھیا سے پوچھا، اماں آپ نے کیسے جان لیا تھا کہ بادشاہ کا ارادہ کیا ہے؟ تو بڑھیا بولی، ہمیں اس مکان میں رہتے مدتیں گزر گئی ہیں۔ جب ہمارا بادشاہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے تو ہماری زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور ہمیں نفع ہوتا ہے، اور جب بادشاہ برا ارادہ کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور منافع ختم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے جو یہ سنا تو دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور آئندہ ہر معاملے میں انصاف اور ہمدردی کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت وہ مسافر یاد آ گیا جس کے واپس جانے پر اس نے پابندی لگا دی تھی۔ بادشاہ نے فوراً مسافر کو بلایا، اسے بھی اس کی گمشدہ تھیلی کے برابر اشرفیاں دی، اس کے سواری کا بندوبست بھی کر دیا اور بولا، ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اپنوں سے بچھڑنے پر کتنا غم ہوتا ہے۔ تم صبح ہی قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، تمہارے بیوی بچے منتظر ہوں گے۔ مسافر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا اور پورے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔